अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के व्यष्टि अर्थशास्त्र इकाई पहली परिचय। इसके अंदर एक पाठ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के पैटर्न है जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार अति लघुतरात्मक प्रश्न इस इकाई में से 3 आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 3 अंक के प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार एक प्रश्न आएगा वो लघुतरात्मक होगा, वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार इस इकाई में 4 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के होंगे। हम जो अध्ययन करेंगे तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे को नॉलेज हो पूरा, साथ ही हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो ये हमारी थीम रहेगी। प्रश्न 1 अंक का कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न हमें आने चाहिए। लघुतरात्मक प्रश्न है उसका जवाब आना चाहिए। साथ ही अपने को एक गहन अध्ययन भी होना चाहिए। तो पहला पाठ है व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें बात आती है कृषि पालन पालय वाणिज्य चे वार्ता में वार्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये वार्ता शब्द का जो प्रयोग है ये हमारे बृहस्पति शुक्र कौटिल्य इत्यादि के द्वारा आर्थिक क्रियाओं के लिए कृषि पालन पालय वाणिज्य से वार्ता में आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का जो प्रयोग हुआ, तो ये अपने को किधर से ही पूछे आ जाना चाहिए। प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रियों के नाम तो इसमें दयानंद सरस्वती है, दादा भाई नौरोजी है, एम.जी. रानाडे है, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त है, एम.एन. रॉय है। और बाद के जो भारत के विचारकों में देखें आर्थिक विचारक है अर्थशास्त्री हैं तो महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया है, प्रोफेसर जे.के. मेहता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और अमर्त्य सेन ये प्रमुख है। तो ये आपके इसमें छोटा प्रश्न बन सकता है कि 2 भारतीय अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो, 4 के नाम लिखो, तो ये तो आपको नॉलेज में होना चाहिए। फिर बात आती है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो विश्व में अर्थशास्त्र के या आधुनिक अर्थशास्त्र के ये इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछा गया। तो अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी 1776 में। उस किताब का नाम है राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई। प्रश्न को इसी प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है उसका नाम लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाओं और उनके प्रतिपादकों के नाम लिखें। अर्थशास्त्र की जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है और परिभाषाओं के प्रकार दे रखे हैं। एक है धन प्रदान परिभाषा, ये पहली परिभाषा है। सबसे पहले भी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इसके प्रतिपादक है वो एडम स्मिथ है। दूसरी परिभाषा है कि नहीं केवल धन की बात नहीं है, अर्थशास्त्र है वो कल्याण की बात भी करता है। तो कल्याण प्रधान जो परिभाषा दी उसके प्रतिपादक है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तीसरी बात आती है सीमितता प्रदान परिभाषा, जिसके प्रतिपादक है लॉर्ड लियोनिस रॉबिन्स। तो ये है ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र उनकी बात करता है जो सीमितता है, स्केर्सिटी है। और चौथी बात आती है कि विकास प्रदान परिभाषा जिन्होंने दी कि अर्थशास्त्र विकास की बात करता है, उसकी प्रतिपादक पॉल ए सैमुअल्सन है। फिर अपने जो भारतीय अर्थशास्त्री है जे.के. मेहता, उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता की स्थिति की परिभाषा उन्होंने दी, तो जे.के. मेहता। तो ये आपके ये भी प्रश्न अच्छा बनता है कि
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए या सुमेल कीजिए या इनको मिलाइए, ये भी आ सकता है छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप, यह पूछा जा सकता है इनके प्रतिपादक कौन है। अब एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन कहा, ये वेल्थ बिल्कुल धन का अध्ययन है। और अल्फ्रेड मार्शल वे उन्होंने आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक वेलफेयर के अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया था। और लॉर्ड लियोनिस रॉबिन्सन उसने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकता, हमारी जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है, साधन हमारे पास लिमिटेड है, और रॉबिन्सन के अनुसार सीमित आवश्यकताओं की असीमित आवश्यकताओं की सीमित साधनों के द्वारा पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया से संबंधित परिभाषा था। यानी उन्होंने दो चीज बात की, भी आवश्यकता हमारी असीमित है, साधन हमारे पास सीमित है, तो उसके बाद हमारे जो मेन समस्या उत्पन्न होती है वो चयन की समस्या उत्पन्न होती है, चॉइस, और उसका जो अध्ययन करने वाली बात है उसका अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र को विकास के रूप में जब संबंधित करते हुए पॉल सैमुएल्सन ने आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि ये डायनेमिक है एनालिसिस, गत्यात्मक, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वो विकास से संबंधित है। और जेके मेहता उन्होंने कहा अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बता। भाई उसकी जो आवश्यकता है उसको आप पूरा कर दो तो वो आवश्यकता विहीनता की स्थिति में आ जाता है। और मेहता के जो विचार है ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। इसी प्रकार एना कुत्सोयानिस के अनुसार आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई, देखो यहाँ बात आती है वो समष्टि अर्थशास्त्र की, उसकी बातें करेंगे। एक उपभोक्ता है, जैसे एक उत्पादक है, एक फर्म है या सरकारी एजेंसी है, कि आर्थिक व्यवहार तथा उसका एक दूसरे पर प्रभाव का वर्णन करने वाला मॉडल बनाना है, जिससे एक क्षेत्र, एक देश या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बनती है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात कहता है कि व्यष्टि से समष्टि बनता है। अर्थशास्त्र में समाज व परिवार के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत इकाई यानी एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा उनके समूह एवं देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये सभी अपनी असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव करते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो आवश्यकता है वो हमारी असीमित है, साधन हमारे पास सीमित है, उन साधनों के वैकल्पिक उपयोग है, और तो फिर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए जब चुनाव की समस्या आती है, तो उससे संबंधित ये चुनाव करने की बात करते हैं। जैसे हमारे पास दूध है, ये सीमित है, आवश्यकता हमारी अनंत है, क्योंकि इसके कई प्रयोग हैं। इससे खीर बनाई जा सकती है, चाय बनाई जा सकती है, दूध पीने में काम लिया जा सकता है, दूध से मावा बनाया जा सकता है, अन्य प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब इसके वैकल्पिक प्रयोग होगी, और ये सीमित है तो हम चयन करते हैं कि हम इसकी कॉफ़ी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, खीर बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो इस प्रकार ये अध्ययन करता है। तो कहने का मतलब है अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन करने का है, ये विज्ञान है और उसके समाधान की कला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसमें व्यक्ति और देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित है। कहने का मतलब है कि ये एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। इसमें व्यक्ति या देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव का हल निकालने संबंधित है। ये अर्थशास्त्र के उपयुक्त परिभाषा अगर अपन पूछे भाई उसकी एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में समाज और परिवार के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, वे एक फर्म अथवा उनके समूह या देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये सभी अपनी सीमित, असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव
करते हैं। ये इसकी एकदम क्लियर कट आपकी परिभाषा, सामान्य परिभाषा हो गई कि इसके अंतर्गत समाज और परिवार के सदस्य के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई, जैसे एक उपभोक्ता हो सकता है, एक उत्पादक हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, या उसके समूह हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और ये सभी अपनी जो असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं की जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि के लिए सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव करता है। अब बात आती है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये दो पार्ट है, इसके भाग है। तो बात आती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो ये परिभाषा पूछी जा सकती है, 2 नंबर की परिभाषा बन सकती है ये। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। बिल्कुल क्लियर चीज है। जब अपन एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, वो उपभोक्ता हो सकता है, उत्पादक हो सकते हैं, वो फर्म हो सकती है। और ये जो माइक्रो शब्द है, ये अंग्रेजी का है, जो ग्रीक भाषा के माइक्रो से उत्पन्न हुआ है, और इसका अर्थ होता है सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन कीमत को ध्यान में रख करके किया जाता है। इसको इसलिए प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये भी है, किस अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। एक उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित कीमत और आमदनी की स्थिति में उसकी संतुष्टि को अधिकतम करना। उपभोक्ता के रूप में देखते हैं तो एक निश्चित कीमत है और एक उसकी निश्चित आमदनी है। तो उसकी स्थिति में उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपको मैक्सिमम करना है। और अगर उसको उत्पादक की दृष्टि में देखें, एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु या सेवा की निश्चित कीमत की स्थिति में उसके उत्पादन को अधिकतम करना, तो वो क्या चाहता है कि भाई मेरा जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो। एक फर्म द्वारा अथवा समान फर्मों के समूह या उद्योग में निश्चित कीमत पर लाभ उत्पादन को अधिकतम करना, ये इत्यादि। ये फर्म का है कि भाई एक फर्म हो सकती है, या फर्मों, समान फर्मों का, समान काम करने वाली फर्मों का समूह हो सकता है। तो उद्योग में निश्चित कीमत पर लाभ उत्पादन को अधिकतम करना, ये हो सकता है। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कीमत को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो कहने का मतलब ये पूरी चीज क्लियर हो गई। एक उपभोक्ता चाहता है मैक्सिमम संतुष्टि, एक उत्पादक चाहता है अधिकतम उत्पादन, और एक फर्म अपना लाभ और उत्पादन को अधिकतम करना चाहती है। और इन सभी का जो अध्ययन है वो कीमत को ध्यान में रख कर किया जाता है, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसको वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भी साधनों की कीमत को ध्यान में रख करके अध्ययन किया जाता है। यानी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे श्रम की जो कीमत है वो मजदूरी है, पूंजी की कीमत है वो ब्याज है, भूमि के उपयोग की कीमत है वो लगान है, उद्यमशीलता की उपयोग की कीमत है वो लाभ है। साधनों की कीमत को साधनों के प्रतिफल के रूप में अध्ययन करके, प्रतिफल के रूप में रख करके अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये आपके वितरण करते हैं। जब जैसे ही जो अपना उत्पादन होता है तो वापस वो साधनों में बढ़ जाता है, और अपन साधन जैसे श्रमिक को मजदूरी मिल गई, पूंजी को ब्याज मिल गया, भूमि को लगान मिल गई, उद्यमशीलता को लाभ मिल गई। और तो इस प्रकार ये जो अपना है, ये प्रबंध है, उसको वेतन मिल गया। तो ये इस प्रकार का साधनों की कीमत के रूप में प्रतिफलों को ध्यान में रख करके भी अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत अपन किन बातों का अध्ययन करते हैं, या इसके क्षेत्र क्या है इसका? तो इसके अंदर उपभोग का अध्ययन किया जाता है, कंजप्शन। इसके अंदर उपभोक्ता की दृष्टि से उपभोग हो गया, और उत्पादक की दृष्टि से उत्पादन करते हैं। फिर इसमें विनिमय होता है, एक्सचेंज, और फिर इसमें वितरण का अध्ययन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में बात आती है राजस्व, टैक्स लेना और खर्चा करना, आर्थिक कल्याण की बात आती है। अब बात करेंगे अपन समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरी जो शाखा है जो व्यापक है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों के समूह है, एक देश के आर्थिक व्यवहार के स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का जब समूह हो जाता है तो एक देश बन जाता है। उसके जो आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है
वो समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। ये मैक्रो शब्द है जो अंग्रेजी का, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रो से हुई है और जिसका अर्थ है व्यापक, बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन व्यापक और समग्र स्तरों में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के स्तर, इसमें जब अध्ययन करते हैं तो वो बड़े लेवल, व्यापक लेवल पर और समग्र स्तरों में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय आय का स्तर यानी नेशनल इनकम का लेवल क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, देश में बचत का स्तर क्या है, देश में विनियोग का स्तर क्या है, सामान्य कीमत का स्तर क्या है, कीमतें बढ़ रही है घट रही है, आर्थिक विकास और वृद्धि में उतार चढ़ाव की स्थितियां, ये इस प्रकार का अध्ययन है वो आपके समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपके व्यष्टि को क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी कहते हैं, कीमत सिद्धांत, इस प्रकार इसको कहते हैं सामान्य आय और रोजगार का सिद्धांत, जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में से संबंधित जॉन मेनार्ड किन्स कि 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित हो। तो कहने का मतलब है कि इसका मोटा मोटी जो उदय होता है 1936 में होता है और ये जॉन मेनार्ड किन्स है, ये इसका इनकी किताब प्रकाशित होती है। उस किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये किताब किसकी है, कब प्रकाशित हुई, लेखक कौन है। ये केन्स है वो समष्टि अर्थशास्त्र का आदमी है, व्यष्टि का है। गार्डनर एकले ने समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। ये एक परिभाषा देते हैं, कोटेशन है इनका, कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सभी विमाओं दिशाओं से होता है। ये व्यक्तिगत अंगों के कार्यों की विमाओं के बजाय आर्थिक अनुभव के हाथी के संपूर्ण आकार, आकृति और कार्य का अवलोकन करता है। इस रूपक को बदलने पर ये उस पूरे वन की विशेषताओं का अध्ययन है, उसे बनाने वाले पेड़ों से स्वतंत्र होकर के करता है। ये बहुत अच्छी बात कही है। एक पेड़ का अध्ययन नहीं है, सब पेड़ों का अध्ययन वन हो गया, ठीक है। इसका मतलब है हाथी के एक अंग का अध्ययन नहीं, पूरे संपूर्ण उसकी आकृति का। समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें आपके आते हैं राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत है, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत है, आर्थिक विकास और वृद्धि की बातें होती है और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत है। तो ये इस प्रकार अर्थशास्त्र की दो परिभाषाएं का अध्ययन अपन कर लिया कि समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है और किसके प्रतिपादक कौन है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किसने और कब किया, तो ये बात आती है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। ये सबसे पहले भाई ये दो बातें हैं, दो किताबें हैं, एक में सूक्ष्म अध्ययन होता है, एक में व्यापक होता है। तो सर्वप्रथम 1933 में रेगनर फ्रिस ने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। रेगनर फ्रिस आए थे, उन्होंने 1933 में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके अलग अलग परिभाषा हो गई, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आप बिल्कुल इसकी परिभाषा जो आपको सामान्य चीज, व्यष्टि में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन है। तो एन ग्रेगोरी मनकिव के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार वे व्यावसायिक फर्में निर्णय लेते हैं तथा वे विशेष बाजारों में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन है। तो इस प्रकार हमने ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, इसके प्रतिपादक, इस प्रकार तमाम अध्ययन किया। नेक्स्ट अपन है जो अध्ययन है उसमें आगे करेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो डिफरेंस है उसका।